नमस्कार। इंडिया टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर है और चौंकाने वाली खबर है। आईएनएलडी के हरियाणा चीफ और पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह दिन दहाड़े हुई हत्या हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर कई सवाल खड़े करती है। नफे सिंह राठी जो बहादुरगढ़ जा रहे थे, तभी एक i20 कार से आए बदमाशों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। नफे सिंह राठी के साथ 3 और लोगों की गोली लगने से मौत हो गई है। उनके साथ जा रहे एक कार्यकर्ता की भी मौत हुई है। पुलिस और एसटीएफ मौके पर मौजूद है। उनका दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी दुखद घटना है। और नभे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है। सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफ़ी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफ़ी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं। उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह और उनके एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नफे सिंह अपने 4 सुरक्षाकर्मियों के साथ एक फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। जब वो बहादुरगढ़ के ठीक बाहर थे, उसी वक्त एक i20 कार में 4 हमलावर आते हैं, नफे सिंह की कार को ओवरटेक करके रुकवाते हैं। उसके बाद चारों हमलावर कार से निकलते हैं और फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ करीब 20 राउंड फायरिंग करते हैं। ये गोलियां नफे सिंह के बेहद नजदीक से चलाई जाती हैं, यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी जाती हैं, जिससे नफे सिंह की मौके पर मौत हो जाती है। उनका एक सुरक्षाकर्मी भी इसमें उसकी मौत हो गई है, जबकि उनके 2 सुरक्षाकर्मी बेहद गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जो हरियाणा पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची है। आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को देखा जा रहा है कि आखिर हमलावर कौन थे, कहां से आए थे और फिर हत्या को अंजाम देने के बाद वो कहां पर गए थे। लेकिन अब तक हमलावरों के बारे में कोई भी सुराग नहीं लग सका है। नफे सिंह 2 बार एमएलए रह चुके हैं, एक बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अभी फिलहाल में थे। तो इस पूरे मामले में अब तक जो नाम आ रहा है सूत्रों के मुताबिक, वो लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी जैसे जो गैंगस्टर हैं, उनका नाम इस हत्या के पीछे आ रहा है। हालांकि उनका एक और विवाद चल रहा है। 2023 में हरियाणा के पूर्व मंत्री मंगे राम के जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं जगदीश नंबरदार, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उस मामले में नफे सिंह पर यह आरोप लगा था कि नफे सिंह और उनके भतीजे ने उन्हें प्रताड़ित किया है, जिसको लेकर ये मामला अभी उन पर चल रहा है। तो आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है, इसको लेकर हरियाणा पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा मामला कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की दिन दहाड़े सरेआम 4 शूटरों ने आकर हत्या कर दी और इसमें उनका एक सुरक्षाकर्मी मारा गया है और 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और शूटरों की पहचान और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी अब तेज हो गई है। लगातार सवालों के बीच घिरे हुए इंडिया गठबंधन में थोड़ी अब कम से कम समन्वय में तेजी दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में आखिरकार कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यात्रा में लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा एक ही संदेश है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की
सरकार बनेगी और किसानों नौजवानों के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें पेपर लीक ना हो। यह सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है क्योंकि इनकी नीयत में रोजगार देना नहीं है। हाल ही में नौजवानों की डिग्रियां जलाने पर मजबूर कर दिया गया है। रात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि हम अखिलेश यादव के दिल से स्वागत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में अन्याय चरम पर है और हम सब मिलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत हर संडे भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों का आपकी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। इंडिया गठबंधन का लक्ष्य हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो क्या कुछ बदलेगा इस गठबंधन से? क्या जमीन पर कुछ बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश के लड़के एक बार फिर साथ आए हैं। 2017 में तो देखा था कि किस तरीके से इस गठबंधन ने कुछ खास कमाल नहीं किया था। तो क्या 2024 कुछ अलग होगा? इस पर चर्चा करने के लिए विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बदल जाएगा? 2017 2024 एक बार फिर से गठबंधन साथ में आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जमीनी तौर पर इस गठबंधन से कुछ खास फायदा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होती दिखाई पड़ती है? भाई, ये गठबंधन तो मृत घोषित कर दिया गया था ना। तो जब कोई अपनी शवशैया पे लेटा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया है तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन तो बनती है। अब वो कितना हष्टपुष्ट होता है, लड़ाई में कितना सक्षम होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब कम से कम एक रस्साकशी होगी, लड़ाई होगी। और कई प्रांतों में लोग ये कह चुके हैं कि वहां तो एकतरफा लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है हम 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य रखते हैं जी। लेकिन हम समझते हैं कि असली लड़ाई होगी महाराष्ट्र में, असली लड़ाई होगी बिहार में, असली लड़ाई होगी तेलंगाना में, असली लड़ाई होगी बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। और कुछ हद तक असली लड़ाई जो है मैं समझता हूं वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। हालांकि उसके आसार तात्कालीन तौर पर कम नजर आ रहे हैं। पर विनोद जी, क्या अगर 80 सीटों को बिल्कुल दरकिनार, जैसे आपने भी कहा 80 लड़ाई वहां पर हुए, बाकी स्टेट्स के आपने नाम गिनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता अब तक हमने हमेशा देखा है कि बिल्कुल अधूरा रह जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो अभी अलायंस हुआ है समाजवादी में और कांग्रेस में, वो ऐसा अलायंस पहले भी हो चुका है और बीएसपी के साथ भी समाजवादी का पहले अलायंस हो चुका है। तो मेरा ये मानना है, उस वक्त आरएलडी भी साथ होती थी और आरएलडी आजकल बीजेपी की तरफ है। तो मैं समझता हूं कि अभी जब नैरेटिव बनेगा इलेक्शन का, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि कौन
कितने पानी में है। लेकिन अब कम से कम महाराष्ट्र में और बिहार में, जो कि दो बड़ी स्टेट्स हैं, और वेस्ट बंगाल में, ये तीन सबसे बड़ी स्टेट जो हैं उत्तर प्रदेश के बाद, वहां पर रस्साकशी होगी, वहां पर लड़ाई होगी, और वहां के नतीजे काफी हद तक ये डिसाइड करेंगे कि किसके पास कितने आंकड़े हैं। कि भारतीय जनता पार्टी जो आज के दिन जीतती हुई नजर आ रही है, वो कितने मार्जिन से जीतेगी। क्या वो इनिंग्स डिफीट दे रही है? क्या वो 10 विकेट की डिफीट दे रही है? क्या वो 500 रन, 200 रन, 300 रन की डिफीट दे रही है? ये देखने वाली बात है। आज के दिन हम तात्कालिक तौर पे बात कर रहे हैं, कल हमारा ये आकलन बदल सकता है। हर्षवर्धन जी, लेकिन कम से कम एक बात तो बिल्कुल थोड़ी दिखाई पड़ेगी कि पिछले 1-2 महीने से, जब से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी जहां जहां राज्यों में जा रहे थे वहां झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे थे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उसके बाद बिहार हो। कम से कम पिछले 3-4 दिनों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ में आना, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ में आना, कम से कम नैरेटिव जो है वो कुछ बदलाव जरूर आया इंडिया गठबंधन को लेकर। देखिए अंकित जी, मुझे लगता है कि राजनीति में पार्टियों का काम ही यही होता है कि वो अपने आप को ताकतवर साबित करे। कई बार पार्टियों के पास अपनी ताकत होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे इन पार्टियों की कोई हैसियत नहीं बची। अब इसको दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें कि देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी, उसकी स्थिति यह है कि उसको अपनी सीटें तक तय करने का अधिकार नहीं। अखिलेश यादव सीटें तय कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल सीटें तय कर देते हैं, तो वो जहां पर खड़ी है शायद उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं, और राजनीति में सबसे बेहतर विकल्प चुना जाता है। 2014, 2017, 2019 और 2022 ये जो 4 चुनाव हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या बताया? भारतीय जनता पार्टी ने 50+ उसकी लड़ाई शुरू कर दी। हमने बहुत साफ साफ देखा कि कैसे वो 49% के ऊपर मत पर खड़ी हुई। और जो अखिलेश यादव जी ने ही एक बार कहा था, जब कांग्रेस देरी कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समझ नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां 50%, 55%, 60, 62% तक मतों पर गई। तो निश्चित तौर पर कोई सीटों में बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अपने परिवार की सीटें बचा पाएंगे क्या? क्या सोनिया जी वहां नहीं रहेंगे लेकिन रायबरेली बच पाएगी क्या? क्या अमेठी स्मृति ईरानी से राहुल गांधी लड़कर छीनेंगे या कोई और लड़ेगा? यादव परिवार की जो सीटें हैं, जो गढ़ है, मैनपुरी है, आजमगढ़ है, ऐसी जगहों पर जीत पाएंगे क्या? मुझे लगता है ये सारा फोकस उसी पर है, और उसी की लड़ाई है भी, क्योंकि 80 में से 74-75 सीटें ऐसी हैं जहां इनका गठजोड़ कुछ ऐड नहीं करता है। अगर यही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी होती तो हम 2019 के उदाहरण से भी ये बात करते। 14 में 71+2 यानी 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और अब इस बार आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर भी उसके साथ हैं, जयंत चौधरी भी उसके साथ हैं। तो अगर ये 72+8 का फॉर्मूला आया तो ये गठजोड़ शायद नंबर्स के मामले में कहीं नहीं टिकेगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा है। लेकिन हर्षवर्धन, जैसे बार बार ये बात होती है कि अगर कांग्रेस की जैसे या समाजवादी पार्टी के लिए भी या बाकी दलों के लिए कहा जाता है जो बीजेपी के सामने है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस वजह से साथ में आ रहे हैं। पर अगर बीजेपी खुद ही इतनी मजबूत है कि 370 ला सकती है, तो बीजेपी को भी बिना घटक दलों के काम नहीं बन रहा है। उनको आरएलडी भी चाहिए, उधर से लेकर आरएलडी को भी अपने साथ लेकर आए, ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ लेकर आए, नीतीश को भी तोड़ के अपने साथ लेकर आए। तो जितनी मजबूती या जितनी कमजोरी कहीं विपक्ष की दिखती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर पूरी आश्वस्त खड़ी हुई है कि 370 सीटें हम खुद ही ले आएंगे। उनको भी लोगों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। नहीं अंकित, मुझे लगता है कि इससे नासमझी वाला सवाल या इससे नासमझी वाला राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। 272 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है। जैसे हम लोगों के मन में भी ये सवाल आता है भाई 38 दल है, अभी तो ज्यादा दल नहीं, लेकिन ये हम लोगों की नासमझी होगी। भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है तब भी एनडीए की सरकार थी, वो गठजोड़ सरकार के लिए नहीं बना रही। फिर 303 हासिल कर लेती है तब भी एनडीए की सरकार है, और जब अब वो 370+ कह रही है तो लगे हाथ वो एनडीए का भी बता रही, कह रही कि हम 400+। यानी जो विपक्ष को, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़े हैं, उनको एकदम से कॉर्नर करना, उनको न्यूनतम कर देना, उनको इतना कम कर देना कि उनका मनोबल टूट जाए कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में। तो दोनों के गठजोड़ में बहुत फर्क है।
गठजोड़ दोनों कर रहे हैं। एक का गठजोड़ है कि भैया किसी तरह से हमारी कुछ सीटें हो जाए, दूसरा के है कोई सीट बचे नहीं। दोनों गठजोड़ का एक फर्क है। तो एक का गठजोड़ विनोद जी 400 की तरफ ले जाने का गठजोड़ है, यानी कि मजबूती को और मजबूत करने का गठजोड़ है। दूसरी तरफ दूसरा गठजोड़ यह है कि कमजोर हैं, साथ खड़े होंगे तो बच पाएंगे। भैया ऐसा है, किसी भी लड़ाई में अगर आप कमजोर भी हैं तो देन यू हैव टू फाइट फॉर एन ऑनरेबल डिफीट। वो ऑनरेबल डिफीट क्या है? आपको मजबूत विपक्ष चाहिए कि नहीं, कि 400 सीट एक ही दल को दे दोगे? ये भारत है कि चीन है? अरे भैया कुछ सोचो। और जब विपक्ष कमजोर है तो मीडिया ही, मैं समझता हूं, विपक्ष बनना चाहिए। उसको सवाल उसको पूछने चाहिए, जवाबदेह बनाना चाहिए जो सत्तारूढ़ दल है उसको। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं है। और हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष जो है, अगर वो हार रहा है तो उसकी हार ऑनरेबल हार हो, इज्जत वाली हार हो, लड़के हारे, हथियार मत डाले। उसी को लोकतंत्र कहते हैं भाई। और आज के दिन मैं किसी को हारा हुआ और जीता हुआ नहीं बता रहा हूं। वक्त बताएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, 80-85 दिन पड़े हैं वोट डलने से पहले। तो देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता मैं। और ये बात नैरेटिव की होती है, तो चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई कितना मजबूत है और 370 और 400 की तरफ जा रहा है, या कोई बिल्कुल हारने वाला है या जीतने वाला है, अंत में ये वोटर्स की विजडम पर छोड़ना पड़ेगा। देश की राजनीति जो है वो कई बार लोगों को चकित जरूर कर देती है। तो कम से कम जब तक वोट नहीं पड़ेगा तब तक ये कहना कि किसकी कितनी सीटें आ जाएंगी, ये एक मुगालते में रहने वाली बात होगी। लेकिन एक कम से कम उम्मीद ये है कि एक मुकाबला दिखाई पड़े, एक तरफा लड़ाई ना दिखाई पड़े 2024 के चुनाव में। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, छोटे सा एक ब्रेक लेके उसके बाद वापस आएंगे और फिर उसके बाद चर्चा में बाकी खबरें और भी हैं। बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के राजकोट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, साथ ही 5 नए एम्स का लोकार्पण भी किया। इसमें एम्स रायबरेली भी शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर गांधी परिवार रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ सियासत की है, विकास कार्य सिर्फ मोदी ने किया। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी। कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रवि नदी के पानी के बंटवारे के लिहाज से एक खास खबर की। करीब 3 दशक के इंतजार के बाद भारत ने रवि नदी पर बने शाहपुर कांडी बैराज प्रोजेक्ट के तहत रवि नदी के पानी को सिंचाई के लिए रोक लिया है। ये पानी पहले बहकर पाकिस्तान में चला जाता था। शाहपुर कांडी बैराज पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है। पानी के प्रबंधन के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारत अब रवि नदी के पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले के 32,000 हेक्टेयर इलाके की सिंचाई के लिए कर सकेगा। इससे पूरे इलाके में खेती को काफ़ी फायदा होगा। इससे जम्मू कश्मीर को करीब 1,150 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो पहले बहकर पाकिस्तान चला जाता था। 50 के दशक में इस प्रोजेक्ट पर विचार शुरू हुआ था, लेकिन 1992 से यह बनना शुरू हुआ। 2002 में इसे बनकर पूरा होना था, लेकिन 2022 में इसका काम पूरा हुआ है। वैसे ज़मीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी की वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी देरी से खत्म हुआ। अब इस प्रोजेक्ट के तहत रावी नदी का पानी पूरी तरीके से रोक लिया जाएगा। सिंधु नदी समझौते के तहत भारत के पास रवि, सतलुज और ब्यास नदी के पानी का पूरा अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर नियंत्रण दिया गया है। तो भारत ने अपनी उसी अधिकार के तहत रावी नदी का पानी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए रोका है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी।
45 साल के इंतज़ार के बाद बिलाखिर भारत ने रावी नदी पे जो पानी ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ बह रहा था उससे मुकम्मल तौर बंद किया गया है। शाहपुर कंडी बैराज की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और उसकी वजह से जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था वह बंद हुआ है। ये प्रोजेक्ट क्यों इतना अहम है, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इससे समझने की ज़रूरत है। दरअसल भारत 1947 में तकसीम के बाद, भारत और पाकिस्तान की तकसीम के बाद यहाँ के दरियाओं और पानी की भी तकसीम हुई। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, या जिससे सिंध तासमाहदा भी कहते हैं, के तहत दरियाओं की पानी की तकसीम की। जैसे 3 दरिया जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं, जैसे ये जहलिम दरिया है, चिनाब दरिया है या इंडस है, इसका पानी पाकिस्तान को दिया गया। अगर हमें यहाँ कोई पावर प्रोजेक्ट बनाना है या डैम बनाना है, उसकी भी मंजूरी के लिए पाकिस्तान से पहले बातचीत करनी होती है कि हम ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक लिमिट है। जो फ्लो जो पानी का है वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरे 3 दरिया है, चाहे रावी है, सतलुज है, व्यास है, उसका एक्सक्लूसिव कंप्लीट कंट्रोल भारत के पास है। लेकिन होता ये रहा कि रावी दरिया पे काफ़ी पानी ज़ाया हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। अब मामला ये था कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने 1979 में एक एग्रीमेंट किया जिस पे दस्तखत किए उस वक़्त के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और पंजाब के उस वक़्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने, ताकि रंजीत सिंह सागर डैम को बनाया जाए और उसके बाद शाहपुर कंडी डाउन स्ट्रीम में उसको बैराज को बनाया जाए और पानी को रोका जाए और उस पानी का इस्तेमाल यहीं हो। 1982 में उस वक़्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहाँ उसकी बुनियाद डाली, वो फाउंडेशन स्टोन डाली। ये कहा गया कि 1998 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा शाहपुर कंडी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2008 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। काम 2013 में शुरू हुआ, फिर और डिस्प्यूट्स हो गए जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरमियान, लेकिन बिलाखिर 2018 में केंद्र सरकार ने इसमें मुदाखलत की और ये कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ये पानी बंद होना चाहिए और इस पे ये जो बैराज की जो तामीर है वो मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि काम शुरू होते थे, फिर डिस्प्यूट्स होते थे और काम नहीं चलता था। बिलाखिर ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल हो चुका है, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, और जो पानी ज़ाया हो रहा था वो अब ज़ाया नहीं होगा। इससे क्या होगा कि 1150 क्यूसिक्स जो पानी है इसके, ये जम्मू कश्मीर में कुठवा और सांबा को मिलेंगे, जहां 32,000 हेक्टेयर लैंड उससे इरिगेट हो जाएगी। इसके साथ ही कई और चीज़ें हैं जिस पे पावर प्रोजेक्ट बनना था। रंजीत सागर डैम पे जो थे उसकी जो बिजली का जो 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को भी मिल सकता था, जिसमें 3 रुपये कुछ 40 पैसे उस वक्त फैसला हुआ था, उसके हिसाब से मिलना था 2018 में, क्योंकि दोबारा एग्रीमेंट साइन हुआ पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान। लेकिन प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन थी वो बिलाखिर अब हो चुकी है और जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के तुगलक रोड पर आवारा कुत्तों ने एक 1.5 साल की बच्ची को नोच नोच कर मार दिया। तुगलक रोड दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है। घटना के वक्त बच्ची के घर के आसपास गाने की तेज आवाज आ रही थी, जिसके कारण लोगों को बच्ची की चीख सुनाई नहीं पड़ी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। वहीं गाजियाबाद के कौशंबी थाना क्षेत्र में रोड रेज की एक हैरान करने वाली घटना और तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें 2 कारों की टक्कर हो गई, जिसमें बाद में दोनों गाड़ियों को चला रहे लोगों के बीच में बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान आरोपी तरंग जैन है, उसने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर रमेश को धक्का मारा और इस दौरान रमेश आरोपी तरंग जैन की कार के बोनट पर जा गिरा। उसी हालत में आरोपी 3 किलोमीटर तक अपनी कार दौड़ाता रहा। सड़क से गुजर रहे लोगों ने इस मंजर को देखने के बाद किसी तरीके से कार को रुकवाया। इसके बाद पीड़ित को बोनट से नीचे उतारा गया।
पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी तरंग जैन को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी कार को सीज कर लिया गया है। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्स नवाल्नी की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नवाल्नी के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवाल्नी की मौत पर रहस्य अभी बरकरार है। 16 फरवरी को रूस की एक जेल में नवाल्नी की मौत हुई थी। 9 दिनों बाद 24 फरवरी को उनके शव को आर्कटिक शहर सालेखर्द में उनकी मां ल्यूडमिला को सौंपा गया। नवाल्नी के परिवार और उनके समर्थकों का आरोप है कि नवाल्नी की हत्या की गई है। नवाल्नी की पत्नी यूलिया नवाल्नाया ने सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन को नवाल्नी की हत्या कराने का आरोप लगाया है। हालांकि क्रेमलिन ने इस तरह के आरोप को सिरे से खारिज किया है, लेकिन रूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओचेस्किन ने यहां तक दावा किया है कि नवाल्नी की हत्या सीने में एक घूंसा मारकर की गई। उनके मुताबिक ये इस तरह से जान लेने का तरीका जो है वो केजीबी की स्पेशल फोर्स का पुराना तरीका है। ये कहा जा रहा है कि केजीबी के ऑपरेटिव्स को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह किसी को भी सीने में एक खास तरह से घूंसा मारकर उसकी जान ले सकते हैं। केजीबी को तो 1991 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने ले ली, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग का तरीका जो है वो वही रहा। व्लादिमीर ने इस दावे का आधार उस जगह के एक सोर्स को बताया है जहां नवाल्नी को जेल में रखा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि सीने पर घूंसा मारने से पहले नवाल्नी को घंटों सब जीरो टेम्परेचर में बाहर रखा गया। भारी ठंड में उनका शरीर जो है पहले बहुत कमज़ोर पड़ गया, शरीर में खून का जो दबाव है काफ़ी कम हो गया। इसके बाद एक घूंसे के जरिए उनकी जान लेना आसान हो गया। हालांकि ये नवाल्नी के समर्थकों का दावा है। जेल अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि टहलकर लौटने के बाद नवाल्नी ने खुद को अस्वस्थ महसूस किया और बेहोश हो गए। उनको इलाज देने की कोशिश हुई, लेकिन उनकी मौत हो गई। जेल अथॉरिटी या क्रेमलिन नवाल्नी की मौत को किसी भी तरह से हत्या मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक पैरामेडिक के हवाले से कहा जा रहा है कि नवाल्नी के शव पर चोट के निशान हैं। नवाल्नी का शव परिवार को सौंपे जाने में देरी जो हुई उसे भी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। जेल में किसी कैदी की मौत होने पर आमतौर पर उसके शव को सीधे फॉरेन मेडिकल ब्यूरो ले जाया जाता है, लेकिन नवाल्नी के शव को किसी खास वजह से पहले एक क्लिनिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। नवाल्नी के शव पर जो चोट के निशान हैं, बताया जा रहा है कि वह उसी तरह के निशान है जैसा कि किसी को ज़मीन पर गिराकर काबू करने के दौरान होता है। नवाल्नी ने 2020 में खुद को जहर देकर मारे जाने की कोशिश का आरोप लगाया था। इलाज के लिए वे जर्मनी गए थे, जहां से 3 महीने बाद लौटे थे। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको अलग अलग मामलों में 30 साल से अधिक की जो सज़ा है वो सुनाई गई। उनको एक ऐसे जेल में रखा गया जो कि आर्कटिक सर्किल में आता है और जहां मौसम बेहद दुश्वार रहता है। नवाल्नी के परिवार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि नवाल्नी के अंतिम संस्कार को चुपचाप करने की शर्त पर उनके शव को सौंपा गया है। इस बात की हिदायत दी गई है कि अंतिम संस्कार में कोई भीड़ न जमा हो और न ही किसी तरह का प्रदर्शन हो, लेकिन नवाल्नी के समर्थक मानने को तैयार नहीं। आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है कि आखिरकार किस तरह से अंतिम संस्कार होता है और मौत पर जो रहस्य है क्या उस पर से पर्दा उठता है या इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप और सफाई का जो सिलसिला है वो चलता रहता है।